Hello and welcome, the student of class 10th. Today we are going to start geography also, part 4. And today I will discuss about resources planning in India and land resources. Two topics I will take today. I have discussed today two topics, resources planning in India and land resources. कल आप लोगों को क्लास समझ में नहीं आई थी तो उस क्लास को मैं एक दिन रिवाइज करूंगा. फिलहाल हम लोग आगे की क्लास देखते हैं. ओके, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. तो चैप्टर नेम इज यू नो वेरी वेल अबाउट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. इफ अ कंट्री हैव रिसोर्सेज द कंट्री विल डेवलप. अगर एक कंट्री के पास रिसोर्स है तभी वो कंट्री डेवलप कर सकती है. अदरवाइज अगर किसी कंट्री के पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो कंट्री डेवलप नहीं कर सकती. गॉट इट. रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया मतलब हमारे देश में जो रिसोर्सेज हैं उसकी प्लानिंग हम किस तरह से करेंगे, या अगर हमारे देश में रिसोर्सेज हैं तो किसी स्टेट में किसी तरह के रिसोर्सेज ज्यादा है, किसी तरह के रिसोर्सेज कम है, तो उस रिसोर्सेज का यूज हम किस तरह से करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज. सबसे पहले हम पता करेंगे कि कौन सा रिसोर्स कहाँ प्रेजेंट है और उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है. इसका मतलब हम रिसोर्सेज की खोज करेंगे, तब हम प्लानिंग करेंगे कि इसे अपने देश में कितना यूज करना है और कितना हमें एक्सपोर्ट करना है. ये सारी चीज हम डिसाइड करेंगे. सेकेंड पॉइंट इज इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and incentive setup. इसका मतलब सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे कि हम उस रिसोर्सेज का यूज करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे. ऐसे कौन से लोग होंगे जो उस रिसोर्सेज को निकालने के लिए या यूज करने के लिए लगाए जाएंगे. मतलब अगर हमें कोयला निकालना है तो कोयले को निकालने के लिए हमें वेल स्किल्ड पीपुल चाहिए. तो वैसे स्किल्ड पीपुल और वैसे स्किल्ड टेक्नोलॉजी हमें उस रिसोर्सेज को यूज करने के लिए चाहिए. तो पॉइंट नंबर सेकंड, आई होप यू अंडरस्टैंड. मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. हमें रिसोर्सेज के डेवलपमेंट प्लान को इस तरह से बनाना होगा ताकि हमारे कंट्री के प्रोग्रेस का डेवलपमेंट प्लान भी साथ साथ तैयार हो सके. ऐसा नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हम सिर्फ दूसरी कंट्री को बेच रहे हैं और अपनी कंट्री के डेवलपमेंट को हम भूल गए. तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए अपनी कंट्री के डेवलपमेंट को भी हम करें और साथ में उस रिसोर्सेज को बेच करके हम पैसा भी कमाएं और अपनी कंट्री को भी डेवलप करें और साथ में रेवेन्यू भी इकट्ठा करें. ओके. The fourth point is rich resources attraction for colonies. जिस स्टेट में रिसोर्सेज ज्यादा हैं जैसे कि झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ या फिर राजस्थान हुआ, इन जगहों पे रिसोर्सेज ज्यादा है तो वहां पे आपको पॉपुलेशन बहुत ज्यादा दिखाई देगी. या ऐसी सारी कंपनियां, मतलब सभी कंपनियां वहीं पे अपने प्लांट को बैठाना चाहिए क्योंकि रिसोर्सेज वहां आसानी से अवेलेबल है. तो रिसोर्सेज अगर आसानी से अवेलेबल होगा तो रिसोर्सेज सस्ता होगा, वहां पे मजदूर आसानी से मिल जाएंगे अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो इस तरह सबको देखते हुए जिस रीजन में या जिस स्टेट में रिच रिसोर्सेज है वहां पे कॉलोनीज यानी कि लोगों की संख्या ज्यादा होगी. ओके. रिसोर्स कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना. रिसोर्स अगर हमारे पास है तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यूज करते चले गए और उसे हम बचाएंगे, ऐसा नहीं. रिसोर्स को हमें बचाना भी है ताकि फिर आने वाली जनरेशन भी उसका यूज कर सके और जान सके कि इस तरह का रिसोर्सेज होता था, पहले इतना था आज इतना है, तो हमें भी फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखना है. फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी. रिसोर्सेज अर्थ पे इतना प्रेजेंट है कि वो सबके लिए क्या है, इनफ है. इनफ एवरीबॉडी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड. सभी की जरूरत को पूरा करने के लिए अर्थ पे या किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन अगर कोई भी उसके प्रति लालच दिखाता है तो फिर ये खतरनाक है क्योंकि रिसोर्सेज सबके लिए है, फ्यूचर के लिए हम बचा कर यानी हम उसको कंजर्व करेंगे. किसी के ग्रीडी के लिए, लालच के लिए उसका यूज हम नहीं करेंगे. 1968 क्लब ऑफ रोम. 1968 में क्लब ऑफ रोम रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बताई गई थी. क्लब ऑफ रोम एक स्टोरी है. 1974 में स्मैचर बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल. 1974 में स्मैचर की एक बुक आई थी जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल. मतलब थोड़ा बहुत सुंदर होता है, मतलब थोड़ी चीजें बहुत अच्छी होती हैं. इसके बारे में उनकी एक बुक आई थी. मतलब रिसोर्सेज का हम यूज करें, थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे तो लंबे टाइम तक चलेगा और कम कम यूज, ज्यादा यूज करेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और साथ में फ्यूचर के लिए हम उसको बचा के नहीं रख सकते क्योंकि इन सारे रिसोर्सेज को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है.
जो आज हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ये काफी सालों के नेचुरल प्रोसेस के बाद बना है, तो इसके हम ध्यान से यूज करें। 1987 सस्टेनेबल डेवलपमेंट आवर कॉमन फ्यूचर, इसका मतलब हम अपने आप को डेवलप करें लेकिन नेचर को बिना नुकसान पहुंचाए, नेचर को हम कम से कम नुकसान पहुंचाए, ताकि एनवायरमेंट बना रहे, रिसोर्सेज बना रहे, हम उसका यूज भी करें, अपने आप को डेवलप भी करें, रेवेन्यू भी करें, सब कुछ करें, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हम अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हुए, नेचर को प्रोटेक्ट रखते हुए रिसोर्सेज का यूज करें, वाइडली यूज करें, ग्रिड के तौर पर उसका यूज ना करें, मतलब लालच न करें। लैंड रिसोर्सेज, व्हाट टाइप? लैंड रिसोर्सेज, लैंड दिखाई दे रहा है आप लोग को, रिसोर्सेज नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे लैंड रिसोर्सेज लिखा हुआ है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट इज 43% प्लेन एग्रीकल्चर। इंडिया में जो है वो लैंड का जो एरिया है वो 43% है ओवरऑल ये वर्ल्ड का भी है, मान लीजिए 43%। 30% माउंटेन्स, 30% हमें पूरे अर्थ पे पृथ्वी दिखाई देगा, माउंटेन दिखाई देगा। माउंटेन का मतलब पर्वत, जिसका हम यूज करते नहीं है एग्रीकल्चर के फील्ड में, वो हमारे पास रिसोर्सेज के लिए मतलब एज अ रिसोर्सेज वो हमारे लिए यूज होते हैं। 27% प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। 27% ऐसे प्लेट्यूज हैं जो जहाँ पे मिनरल्स, खनिज, मिनरल्स की हिंदी होती है खनिज, और फॉसिल, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन, जैसे कि पेट्रोल फॉसिल फ्यूल्स है, कोल फॉसिल फ्यूल्स है। ओके, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड यूज, डेटा फॉर ओनली 93% इन नोन, रेस्ट इन आसाम एंड पीओके। ओके, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड में सिर्फ हमारे पास 93% ही नोन है, जिसमें आसाम और पीओके नहीं होता, मतलब आसाम और पीओके के रिसोर्सेज को हम खोज नहीं पाए हैं। नेट सोन एरिया 80% इन पंजाब एंड हरियाणा। हरियाणा और पंजाब की जो लैंड है वहां पे हम लोग 80% लैंड में हम लोग खेती करते हैं। 80% पंजाब में, तो पता होगा कि पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा वीट का जो प्रोडक्शन है वो पंजाब में ही किया जाता है, और दूध का हरियाणा में किया जाता है। 10% इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में वही परसेंटेज 10% है, और मिजोरम और मणिपुर में भी है। फॉरेस्ट एरिया किसी भी कंट्री के एनवायरमेंट को बैलेंस करने के लिए कम से कम पूरे एरिया का 33% फॉरेस्ट का होना जरूरी है एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। किसके अकॉर्डिंग? तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में, ध्यान दीजिएगा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ 1952 नेशनल फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट एरिया इज अबाउट 33 एटलीस्ट 33% इन अ लोकेलिटी, देन नेचर विल बी बैलेंस्ड। वेस्टलैंड, वेस्टलैंड का मतलब ऐसे लैंड जिसका यूज हम नहीं कर पाते, जैसे कि रॉकी माउंट एवरेस्ट खड़ा है, उसका कोई यूज नहीं है। एरिड डेजर्ट, राजस्थान में बहुत सारे सैंड हमको दिखाई देंगे, उसका कोई यूज नहीं है। लैंड 95% बेसिक नीड्स फ्रॉम लैंड, हमारी जरूरत जितनी भी पूरी होती है वो 95% वो बेसिक नीड लैंड से पूरी होती है। अब आप इस फिगर को देखिए तो इंडिया वेस्टलैंड इन 2000 56% वाटर एरोडेड एरिया, मतलब पूरे अर्थ में 56% एरिया क्या है? वाटर एरोड, पानी से ढका हुआ है। 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, 28% पे जंगल हमें दिखाई देंगे। सैलाइन एंड अल्कलाइन लैंड 6% पे है, और 10% पे हमारा है विंड इरोडेड एरिया, इसका मतलब हवा ने 10% एरिया अर्थ का घेरा हुआ। सो थैंक यू सो मच गाइस। कल वाला जो भी आपका समझ में नहीं आया है वो मैं कभी ना कभी आपको समझा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच। नोट दिस पॉइंट इन योर नोटबुक because the chapter is very huge and very critical to understand what is correct, what is not correct, what is the important for exam point of view. So you note these point of view. Okay, thank you so much for today. Thank you.